नमस्कार। पिछले दिनों असम और मिजोरम के बीच जो झगड़ा शुरू हुआ, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप सबको पता होगा कि 5-6 दिन पहले मिजोरम और असम की सीमा पर अ, गोलीबारी होने से आपसी सैनिकों की आपसी गोलीबारी होने से असम के 6 जवान मारे गए और एक नागरिक की भी मौत हो गई थी। इसके अलावा कुछ लोग घायल भी हुए थे उसमें। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने बहुत कुछ लगता है कि हमारा जो तंत्र है वो उस पे कहीं टूट गया, कहीं छूट गया, कहीं किनारे से हो गया। और खास तौर से तब जब असम एक ऐसा राज्य है जहां से उत्तर पूर्वी के सब राज्य, बाकी जो राज्य है वहां से निकलते हैं, वहां से होते हैं, वो उनका गेट कहा जाता है। और ये घटना इसी तरीके से हुई जैसे कि किसी परिवार में अक्सर ये हो जाता है कि जमीन के बंटवारे को लेकर के झगड़े हो जाते हैं और वो बहुत बड़े झगड़े तक में चले जाते हैं। लेकिन ये 3-4 दिन के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंचे, बातचीत की, उनको दोनों लोगों को बुलाया भी गया, मतलब बातचीत की गई उनसे। और उसके बाद भी कल ये तक हो गया कि मिजोरम के एकमात्र जो एमपी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, वलंथोला जो है एमपी हैं, उनको असम पुलिस ने समन कर लिया और दिल्ली आकर के समन किया। वो उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनको नोटिस दे दी गई और कहा कि 1 तारीख को आप हम आकर के वहां जो संबंधित जिला है वहां पर आकर के पेशी दें, दंगों को लेकर के जो विवाद हुआ था। उसी तरीके से मिजोरम ने भी उलट पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत डीजीपी, आईजीपी, डीसी, एसपी सबके खिलाफ एफआईआर करा दी। और एफआईआर 307 भी है उसमें, बाकी और धाराएं तो हैं ही, 307 की भी है। तो एक तरीके से ये विवाद बहुत गर्म होता जा रहा है, गर्माता जा रहा है। तो पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे पास दो विद्वान पत्रकार हैं जो वहां की जमीनी स्थिति को समझते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। दादा, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि आप उसकी जमीनी हरकत हालात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आखिर ये विवाद तो बहुत पुराना है, क्योंकि 150 साल पुराना एक विवाद है। उसको मिजोरम में एक छोटा सा जिला हुआ करता था, बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया 50 साल पहले, फिर उसके बाद राज्य बन गया। लेकिन अभी भी जो आपसी विवाद है वो हल नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है ये? इस जो घटना हुई है उसके तत्कालिक क्या वजह रही है और पुरानी क्या वजह रही है? हाँ, नमस्कार आकू जी। नमस्कार, आप नमस्कार। सबको धन्यवाद। सबसे पहले बात यह है कि बहुत ही दुखद घटना है। निश्चित तौर पे दो भारत के दो राज्य के बीच में जो जंग ऑलमोस्ट हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री का मैं बयान सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि मशीन गन भी यूज हुआ है। ये तो कभी भारत में हुआ नहीं। राज्य के अंदर विवाद तो पानी लेके विवाद होता है। बहुत सारे दक्षिण भारत और हमारा पश्चिम भारत में पंजाब हरियाणा का विवाद है, लेकिन कभी इस तरह का नहीं हुआ कि दोनों सरकार का पुलिस आमने सामने वो जंग के तरह फाइट कर रहा है, ऐसे कोई विदेशी दुश्मन है। बात तो आपने सही फरमाया कि बहुत 150 साल पुराना विवाद है। विवाद का जड़ जो है वो, पहले तो बता दूं कि ठीक विवाद का जो शुरू हुआ उसका ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां गए थे शिलोंग में, जो नॉर्थ ईस्ट का सारे चीफ मिनिस्टर के साथ बात किए थे। उनको भी पता था कि दोनों राज्यों के बीच में पिछले साल अक्टूबर से ये ज्यादा बढ़ गया था हंगामा, सीमाना विवाद। इसको हल करने के लिए उन्हें सबको बैठा के एक सुलझाने का कोशिश किया। मिजोरम सीएम ने कहा मीटिंग बड़ा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन फिर भी देखा नेक्स्ट दिन से ही उनका शिकायत है कि आसाम पुलिस ने उनके एरिया के अंदर आके, जिस एरिया को बोलता है कालासीब, जो असम के लगा हुआ जो जिला है, उसके अंदर घुस के सीआरपीएफ का कैंप उसे कब्जा करने का कोशिश किया। शिकायत और दूसरी तरफ से शिकायत तो चलता है, लेकिन
1873 में जो ब्रिटिश ने जो सीमाना जो इसको बनाया था, वो मिजो ट्राइब के साथ बात करके ही बनाया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन 1933 में जो सीमाना बना, क्योंकि ब्रिटिश तब क्या है, जब आज का वो बांग्लादेश, तब वो था भारत का अभिन्न अंग था। वहां से बहुत सारे बंगाली परिवार को इस एरिया में ले आया ताकि यहाँ पे खेती बाड़ी शुरू हो, और ब्रिटिश उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे थे। तो इसके लिए वो लोकल एरिया छोड़ के, क्योंकि ये है संजक से कि वहाँ एरिया का जो बांग्ला भाषी है वो बहुत कर्मठ है, वो खेती जानते थे, जो खेती यहाँ का लोग तब सोचा नहीं पहाड़ में कैसे खेती होता है, जैसे जूम कल्टीवेशन कहा जाता है। लेकिन इसके बाद जो वो जो डिमार्केशन हुआ था, मिजोर को कहना है कि उनके उस टाइम में उन लोगों को इसी ट्राइब के साथ, लीडर के साथ कोई बिना बातचीत के एक आर्बिट्ररी एक सीमाना बना दिया था, जो वही जड़ है। 72 तक तो मिजोरम तो असम के अंदर ही थे, लुसाई हिल्स का, लुसाई पहाड़ उस जिला का नाम था। लेकिन उसके बाद जब वो 80 साल में, पहले तो यूनियन टेरिटरी हुआ अलग होकर, बाद में 80 में पूर्ण राज्य के दर्जा मिले। मिजो आपको जानते हैं कि मिजो नेशनल फ्रंट तब तो अलगाववादी हुआ करते थे, उसके साथ भारत सरकार का एक पीस अकॉर्ड भी हुआ है। आज जो मुख्यमंत्री है वो खुद एक रेबेलियन लीडर थे, वो खुद जंगल में रहते थे, और आज का जो बांग्लादेश है वहां पे ही उसका शेल्टर था, कैंप था। तो ये जो झड़प जो आज जो हो रहा है, इसका इतिहास तो बहुत दिन पुराना है, लेकिन अभी जो बढ़ गया है, एक ये स्वाभाविक है कि देखिए लॉकडाउन के कारण सब लोगों का जीवन में एक आर्थिक संकट आया है। इस जो एरिया है, इस एरिया में जो असम का कहना है, यहाँ से काउ स्मगलिंग और नारकोटिक्स ड्रग्स का बहुत सारे ऐसे कुछ हो रहा था काम, जिसको उनका पुलिस का एजेंसी ने जब खबर दिया, उन्होंने लगा कि इस एरिया को तो जांच करने के लिए गए थे। लेकिन मिजोरम का जो लोग है, जो वहां पे रहते हैं उस इलाका में, उनको वहां का मिजो स्टूडेंट्स यूनियन बड़ा एक्टिव है, और उसका जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट, वो भी बड़ा मिलिटेंट टाइप है, ऐसे नहीं, भावना से, चिंता से, मैं नहीं, वो देश का नागरिक है, भारत का अभिन्न अंग वो मानते हैं, फिर भी उसका तरीका करने का जो कौशल है पुराना, एक ट्राइबल लीडर का जैसे होता है ना, जैसे प्लेन एरिया का लीडर और ट्राइबल एरिया का लीडर में भावना में फर्क होता है। तो इसके कारण वो सोचा कि उस एरिया का वो जंगल है, और जंगल के साथ साथ वो जंगल उसका जीविका है, उसको लगा कि सोच रहा है कि असम शायद उसको कब्जा करने आ रहा है। ये जो विवाद हुआ, ये विवाद का तो इसी से शुरुआत में लगता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था, बहुत दुखद बात है। एक तो बीजेपी सरकार है, दूसरा बीजेपी का एलाइज है, तो दोनों जी, तो एनडीए का एलाइज है विजय। एनडीए के एलाइज है अब ये मैंने, मिजो नेशनल फ्रंट। तो इसलिए इन लोगों को आप देखिए, बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत सेंसिटिव एरिया है, और जो हाईवे है, जो मिजोरम का कहना है कि वो ब्लॉकेट करके रखा है असम ने, कोई वहां से सामान कुछ आना जाना रोक दिया, और असम चीफ मिनिस्टर तक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दिया कि मिजोरम में कोई ना जाए। मिजोरम ऐसे कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक है, आप देखिए, ये आसाम के साथ तो सारे उत्तर पूर्व राज्य, त्रिपुरा छोड़ के सब एक समय एक साथ थे, अलग अलग सब राज्य जब बने, सबके साथ ही कुछ छोटा मोटा सीमा का विवाद है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ये मिजोरम के साथ है। इसको, और ये स्ट्रेटेजिकली हमारा म्यांमार का बॉर्डर है, बहुत चीन चाइना बॉर्डर बहुत दूर नहीं है यहाँ से, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चाइना का जो रुख है, उस रुख के कारण अगर मिजोरम टोटली सेपरेटेड हो जाएगा भारत का मूल अंग से, ये भारत का सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा समय नष्ट ना करके तुरंत भारत सरकार को इसको सुलझाने का पहल करना चाहिए, नहीं तो ये अगर बढ़ गया तो सिर्फ ये न उत्तर पूर्वी भारत नहीं, ये सारे भारत के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। आकू जी, बाद में हम बोलेंगे आगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए भी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, और उनको जो मुख्यमंत्री पद इसलिए भी इनाम में दिया गया था क्योंकि पिछले 6-7 सालों में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम किया था। और इस समय ऐसी स्थिति में
हेमंत बिश्वा शर्मा की जो ट्विटरबाजी हुई और फिर बाद में जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगला, उन्होंने भी उस ट्वीट पे ट्वीट जवाब दिए जिस तरीके से, और उसके बाद संकट बढ़ता गया। असम एक बड़े भाई की भूमिका में जो होना चाहिए वो उतना शायद नहीं हो पाया और अपने आप को जो बड़ापन ज्यादा दिखाने लगा। क्या ऐसा ही आपको लगता है हर्षवर्धन जी, या कुछ और भी पेच बहुत सारे हैं जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए गुरु जी, सबसे पहले तो ये कि निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थितियां वहां हैं उसमें इतना आसान तो नहीं है कि उस घटनाक्रम को हम लोग बहुत आसानी से बता पाए, क्योंकि ये कोई एक दिन का मसला नहीं है। अब वहां से जब हम खबरें देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको वो तस्वीर भी याद होगी, वीडियो याद होगा कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो रोड रोलर चला रहे हैं और नीचे ढेर सारा वो नशे की चीजें जो जब्त हुई थी वो सब है। वो प्रतीकात्मक भर नहीं था, वो दरअसल बहुत स्पष्ट तौर पर था कि असम ने मिजोरम के जरिए होने वाले, या कहें कि आरोप है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और ये तो सब जानते हैं कि असम अगर बंद कर लेगा तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य तो बिल्कुल पंगु हो जाएंगे। इसीलिए कई बार नागालैंड के साथ भी इसी तरह का संघर्ष होता है। लेकिन अभी जो ये हुआ है इसमें बड़े भाई छोटे भाई को छोड़ दीजिए, खुद जोरमथंगा साहब रहे हैं, रेबेलियन रहे हैं, बाकायदा सब कुछ करके देख के, और तब वो लोकतंत्र की मुख्य धारा में आए हैं। उनको भी पता है कि क्या मुश्किलें थी, किस तरह से एक वहां का जो ट्राइबल सेंटिमेंट है उसका सम्मान नहीं था, या कहीं कि उसको अपनी पहचान चाहिए थी, असम से अलग चाहिए थी। अब अगर वो यहां तक आ गए और उसके बाद इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, या फिर हेमंत बिश्व शर्मा जिनको नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का अगुवा बनाया गया, और अभी मैं उनका बयान पढ़ रहा था, वैसे तो उनके कई बयान हैं अलग अलग जो बहुत तारीफ करने लायक हैं, प्रशंसा करने लायक भी हैं, लेकिन कई चिंता भी दिखाते हैं। जैसे एक बयान उन्होंने दिया कि हम लोग 2 राज्य हैं, मिजो और असमी, दोनों क्या देखना है, ये इंडियन नेशनल का मसला है, लेकिन 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे समय में जब ये मसला ब्रिटिशर्स के समय में भारत की आजादी मिल गई, उसके बाद अलग अलग समय पर राज्य बन गए, उन राज्यों में भी अलग अलग जगह पे बंटवारा हुआ, जिसको कहते हैं ना कि अलग अलग सीमा विवाद हुआ, क्षेत्र सब बटे। अब सवाल ये है कि केंद्र सरकार को ये दोनों ही नेता उस स्थिति में क्यों धकेल रहे हैं। मेरे मन में प्रश्न आता है कि जहां बैक टू स्क्वायर वन, यानी केंद्र शासित प्रदेश की तरफ स्थिति बनती हुई दिख रही है। दूसरा, इन दोनों ही नेताओं को जब आप बात करने की स्थिति में हैं, और पहली बात तो कोई भी स्थिति रही हो, मतलब कितनी भी अपरिहार्य स्थिति रही हो, ये हम कैसे मान सकते हैं कि मिजो जो पुलिस है उसने असम पुलिस के ऊपर लाइट मशीन गन से फायर कर दिया। अब ये तो सच्चाई है, ठीक है, पहले किसने किया, असम ने प्रोवोक किया, टीज किया। अब जहां पर खड़े हो गए हैं वहां 2 चीजें हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, और मैं तो इसमें कहूंगा कि प्रधानमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि कई बार चीजें होती हैं कि अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर निश्चित तौर पर बहुत मजबूती से काम करते हैं, उनको हेमंत बिश्व शर्मा को बहुत पसंद भी करते हैं, और सच भी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी इसी वजह से मिली। लेकिन अभी जरूरत है कि कोई एक ऐसा आदमी हो जो पार्टी नहीं हो। मतलब मेरा ये कहना है कि अमित शाह भी अभी पार्टी के तौर पर दिखेंगे। अगर नहीं दिख रहे होते तो मिजोरम की तरफ से इस तरह की बहुत तीखी कड़ी प्रतिक्रिया नहीं आती। एक ये संदेश जा रहा है कि अमित शाह जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ कहीं न कहीं खड़े हैं। तो नंबर 1 तो ये कि प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। दूसरी तुरंत की जरूरत यह है कि ये जो दोनों राज्यों ने एक दूसरे के ऊपर FIR किए हैं, अब ये सब जानते हैं कि कोई भी एक राज्य में ये सब पत्रकारों के ऊपर होता था, अलग अलग एक्टिविस्ट के ऊपर होता था कि दूसरे राज्य में जाके FIR करा दो, लेकिन पड़ोसी राज्य एक दूसरे के मुख्यमंत्री, DG, IGP, इनके ऊपर अगर FIR करने लगे, और देखिए खतरनाक तो ये कितना है कि मिजोरम के सांसद हैं उन्होंने संसद के बाहर कह दिया कि असमी लोगों को मार देंगे। जब यहां तक पहुंच गया तो सबसे पहले तो इन लोगों के साथ बैठकर ये करना पड़ेगा कि आप कोई भी बात पब्लिकली अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो विवाद है वो सबको पता है। कहा जाता है ना कि जहां आपकी रिजिडनेस है, जहां आप छोड़ नहीं सकते, वो आप कमरे के अंदर बात कीजिए, जहां आप मान सकते हैं वो वाली बात कमरे के बाहर कीजिए। क्यों? क्योंकि कमरे के अंदर डिसीजन लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, निर्णय करने वाले लोग बैठे हुए हैं।
कमरे के बाहर, अब मैं देख रहा था, आप सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, किस समय ये हो रहा है। भारत के खिलाड़ी टोक्यो में हैं। अब ये पूरा जो पूर्वोत्तर है, शानदार हमारी लड़कियां काम कर रही हैं, लड़की लड़के सब वहां एक से एक अच्छे वेटलिफ्टर हैं, बॉक्सर हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे समय में मैं अभी देख रहा हूं कि ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों राज्यों के खिलाड़ी कैंपेन चला रहे हैं, आई एम विद मिजोरम, आई एम विद असम। ये देश के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना मनोबल को तोड़ने वाला है। और यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि ऐसे समय में चीन क्या कर रहा होगा। ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज को इंटरनेशनल साजिश से जोड़ देना चाहिए, कॉन्स्पिरेसी जोड़ने जैसा नहीं है, लेकिन कोई भी जब इतनी आसान स्थितियां पाएगा, उसको दिख रहा है साफ साफ कि हम अभी फ्यूल अप कर सकते हैं। और अगर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अभी अगर नहीं मानते हैं तो ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। और कभी भी डिप्लोमेटिक बातचीत तो ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर होती नहीं है। मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा और जोरमथंगा दोनों अपनी उस भूमिका में फेल रहे हैं, और अब जरूरत अमित शाह की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्यस्थता की है, जिससे दोनों को लगे कि कोई एक आदमी बैठा है जो किसी का साइड नहीं लेगा, पक्ष नहीं लेगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दादा ये बताइए आप कि सचमुच वहां की स्थिति इतनी गंभीर असम के साथ में जिलों की है या अन्य राज्यों की है कि वो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है? क्या उसमें आपको संभावना दिखती है? क्या सिर्फ यही संभावना है कि अमित शाह भी किनारे कर दिए जाएं और प्रधानमंत्री ही उसको, या अजीत डोभाल जिन्हें कहा जाता है, मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री के पहले वो जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये मामला अब इतने हद तक आगे जा चुका है कि उससे कम में समझौता नहीं होगा, उससे कम में हस्तक्षेप से काम नहीं चलेगा? हाँ, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो मुख्यमंत्री दो है, लोग प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करते हैं, तो इसलिए अभी जो गृह मंत्री ने किया उससे तो समस्या बढ़ गया, सुलझा तो नहीं। खास तौर पे उनका मीटिंग के बाद ही नेक्स्ट डे से शुरू हो गया। पता नहीं, उस दिन मीटिंग में तो सब लोग बहुत अच्छे बात किया था, क्या हुआ अगला दिन की उसी दिन ही असम का पुलिस उस एरिया में जाएंगे, विवादित एरिया में। वो तो नो मैंस लैंड होना चाहिए था ना। नो मैंस लैंड है ही, जो मतलब वो है हिस्से, बॉर्डर दो जितने वो जो नो मैंस लैंड विवाद का जो विवादित एरिया है, उसको तो 1933 का एग्रीमेंट के मुताबिक वो नो मैंस लैंड है। लेकिन वहां पे क्रॉस करके जाना, एक कोई सरकार की अधिकारी पुलिस जैसे मशीन गन लेके जाना, ये तो भयंकर स्थिति है। देखिए, इस तरह का हर्षवर्धन जी का एक बात को मैं सहमत हूँ, बताऊंगा। अगर देश विरोधी जो ताकत है, आपको पता होगा पहले 70-80 का साल में जब कांग्रेस का दिल्ली में राज था, तब क्या हाल था उत्तर पूर्व का। अभी पिछले 10 साल में उत्तर पूर्व का हाल कितना अच्छा हुआ, कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आप देखिए, देश विरोधी जो ताकत है, ये तो इसको इस्तेमाल करेंगे। असम की तरफ से एक शिकायत आ रहा है कि जो ट्विटर हैंडल से असम के खिलाफ जो प्रचार हुआ है, वो प्रचार वाशिंगटन बेस्ड कोई हैंडल से भी हो रहा है। तो हर्षवर्धन जी जैसे बोल रहे हैं कि बहुत दूर चीन है नहीं, अभी तक पता नहीं है, कोई ऐसे कोई सबूत नहीं है कि विदेशी कोई शक्ति है कि नहीं है, लेकिन होने की शंका तो है। ये जगह स्ट्रेटेजिकली तो बहुत पहले से ही इसमें चाइना एक्टिव थे, तो इसलिए खास तौर पे जो आपका अलगाववादी जो नेता है, उनके साथ संपर्क भी है चाइना का बहुत। तो इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। ये सिर्फ आंतरिक सुरक्षा से धीरे धीरे ये का प्रॉब्लम की तरफ जा रहा है। अभी मुझे ट्रेंड में से लग रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। इस आपने पहले ही एक बात कहा था कि क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइस अजीत डोभाल में आता है कि नहीं आता है, लेकिन मुझे लग रहा है गृह मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी जो हमारा दोनों मिल के इसमें काम करना चाहिए। और जो इनपुट गृह मंत्रालय है, नेशनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास भी आता है, दोनों मिलके इसको एक समाधान करने का, समाधान तो देर करने से नहीं होगा, समाधान मुझे लग रहा है विद इन 48 आवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं तो मसला बढ़ते जाएंगे तो ये देश का छवि भी खराब हो रहा है कि देश का दो राज्य का बीच में झगड़ा, खास तौर पे दोनों बीजेपी का घटक दल है, उस दोनों में
हर्षवर्धन जी, एक चीज बहुत साफ है, आप ये कह करके निकल नहीं सकती केंद्र सरकार कि हैंडल इसके वॉशिंगटन से हैंडल किए जा रहे थे, या अमेरिका से किए, या चीन से भी किए जा रहे हैं। तो संभावनाएं अभी आप देखते हैं इसकी? मुझे लगता है ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो टेबल पर बैठाकर दोनों राज्य के जो वार्ताकार हैं उनसे बात करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वहां सरकारें बनी है, बहुत शानदार तरीके से बनी हुई, अच्छा खासा पार्टिसिपेशन रहा है। हर वक्त कहीं न कहीं कुछ लोग होते हैं जो एंटी डेमोक्रेटिक सेटअप में अपना कुछ लाभ खोजते हैं, और इस वक्त की जो राजनीति है वो बड़ी एक लिहाज से कहें तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है कि मोदी की छवि और मोदी के खिलाफ इसी पर सारी राजनीति है। तो वो चाहे सामान्य घटनाक्रम भी हो, पूरा का पूरा एक नैरेटिव उसी के इर्द गिर्द गढ़ा जाता है। अगर आप सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादा खतरनाक होता हुआ दिखता है। यानी दोनों राज्यों के अलग अलग जो सेलिब्रिटीज हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी चार लोग बात सुनते हैं, वो भी उस बात को कह रहे हैं। और दोनों का जो मूल है वो जो जोरमथंगा ने एक जो दंपति था, मिजो दंपति था जिसकी गाड़ी को तोड़ा गया, वो वीडियो खुद मुख्यमंत्री ने डाला। और इधर से मिजोरम के जो पुलिस वाले थे उनके जो वीडियो है उसको मुख्यमंत्री ने डाला। यानी आपने अपने सेंटिमेंट को एनकैश करने के लिए, फ्यूल अप करने के लिए, और शायद खुद को मजबूत दिखाने के लिए। लेकिन मूल सवाल यह है कि मजबूत तो आप तब दिखेंगे जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत रहेगा। अगर किसी भी तरह से रेबेलियन, इंसर्जेंट, जो फॉरेन पावर्स है वो अगर मजबूत होंगी तो ना तो जोरमथंगा मजबूत रहेंगे, ना हेमंत विश्व शर्मा मजबूत रहेंगे, ना भारत की मजबूती होगी। मुझे लगता है कि ये दो तीन महत्वपूर्ण बात है, और मैंने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि आप टफ हैंडलिंग करनी है ये जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सामने वाला है वो आपसे किस तरह से बात कर रहा है वो बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। और मैंने आपको पिछली बातचीत में भी कहा था, फिर से ये कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर के तौर पर एक नया नाम चुनना चाहिए। और मुझे लगता है कि सर्बानंद सोनोवाल केंद्र में मंत्री है लेकिन उस भूमिका में बेहतर हो सकते हैं, या कोई न्यूट्रल नाम हो सकता है। मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा क्योंकि सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो हमेशा उनका स्टेक होगा, 4 राज्यों के साथ तो सीधे सीधे स्टेक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बचाना पड़ेगा। और खुद जिसको हम कहते हैं जब प्रधानमंत्री बात कर रहे होंगे तो शायद दोनों अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करने से बचेंगे। इतना तो किया ही जा सकता है कि प्रधानमंत्री दोनों को फोन करें और कहें कि अभी के बाद से आप कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। और अपने जो लोग हैं, जैसे अभी मैं एक आपको बड़ी असहज स्थिति बताऊं, मैंने सोचा कि इस बातचीत के पहले जरा चेक करूं कि दोनों राज्यों में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम लगा रहे हैं, वो बता रहे हैं। ये दरअसल दोनों मुख्यमंत्रियों को अभी करने की जरूरत है। जहां पे आप नहीं मानने को तैयार हैं वो कमरे के अंदर बात कीजिए और वो बात उसके सामने कीजिए जिसकी सुनी जा सकती है। अभी की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, लेकिन दादा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ ईस्ट पर के विकास पर जोर देते रहे हैं और पिछले 7 साल में निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत विकास हुआ है जो शायद 70 सालों में पीछे साल थे उसमें नहीं हुआ है। हर मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री हो या अगर बात एनएसए पे आएगी या प्रधानमंत्री पे आएगी, ये बैठक अभी इन दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ हुई क्यों नहीं? ये आप क्या समझते हैं इसको? इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी तक जो पहल करना चाहिए था वो पहल हुआ नहीं है। नहीं तो क्यों आज एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर करेंगे? अगर मुझे लग रहा था कि प्रधानमंत्री की तरफ से बातचीत होना शुरू होना चाहिए। दूसरी 2 इंपॉर्टेंट बात है आपको मैं कहूं कि एक तो है कश्मीर में जैसे 370 धारा था वो जैसे स्थगित हुआ है, 371 धारा में ये सब एरिया प्रोटेक्टेड है। तो ये भी एक बहुत ही चीज, इसलिए इतना आसान नहीं है कि केंद्र का शासन लागू हो जाए। अगर लागू हो सकता है अगर 371 धारा उसी तरह से आप स्थगित करेंगे तो। दूसरी बात जो है, मिजोरम में जो आजकल जो घटना ज्यादा नेशनल लेवल पे चर्चा नहीं हो रहा है, म्यांमार में जो घटना हो रहा है, सेना के साथ जो जंग शुरू हो गया, वहां का जो आंग सान सूची का समर्थक,
वो सारे मिजोरम में अभी आ चुके हैं। आइजॉल के पास मिजोरम का चीफ मिनिस्टर उनको रेड कारपेट देके वेलकम किया है। उनका चीन प्रोविंस का जो मुख्यमंत्री है उसके साथ 40 लेजिस्लेटर वो बैठा है मिजोरम। तो इसके लिए होम मिनिस्ट्री का एक एडवाइजरी सिर्फ दिया था कि आप इन लोगों को ऐसे शरण मत दीजिए, लेकिन वो शरण हो रहा है, आ रहा है। इसके साथ कौन कौन आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है पता नहीं है। सब लोग जो भद्र और डेमोक्रेट आ रहा है ऐसे नहीं भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत की थी कि बांग्लादेश, असम भी एक लैंडलॉक है पूर्वोत्तर राज्य में, बांग्लादेश से कनेक्टिविटी का शुरुआत करके असम से म्यांमार होके दक्षिण पूर्व एशिया तक तो एक अपार संभावना है वाणिज्यिक। तो इसके लोगों का जीवन सुधार जाएगा, उससे तस्करी नहीं करना पड़ेगा बाद में जो आजकल हो रहा है वहां पे। तो मैं चाहता हूं इसके कारण भी भारत सरकार जो पहल, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी उन्होंने जो घोषणा की थी, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी तो आसाम और मिजोरम के बीच में एक्ट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है समय आ गया है कि भारत सरकार को जल्द से जल्द पहल करना चाहिए। दोनों सीएम को क्यों नहीं दिल्ली बुला रहा है? आप जो कहा मैं मानता हूं, सही बात है। दोनों सीएम को बुला के जबरदस्त, क्योंकि दोनों अपना सीएम है। ऐसे नहीं है कि एक कांग्रेस का है, एक वामपंथी है, कि तृणमूल का है। आपका बीजेपी मुख्यमंत्री है, वहां पे आपका घटक दल का मुख्यमंत्री है। दोनों को बुलाइए, बुला के बोलिए कम से कम जो हर्षवर्धन त्रिपाठी कहा बात सही है। जैसे सीएम ने, चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट में जो फोटो डाल रहा है वो तो भड़का वाली। वो मिजोरम का पुलिस, असम पुलिस का मरने के बाद जो जश्न मनाया था वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया। और मिजोरम का मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहा है दूसरा फोटो, जैसे हमारा मिजोरम को देखो, लोगों को कैसे, उसका दंपति को कैसे मारा पीटा जा रहा है। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से अगर ऐसे ट्वीट होगा, हम तो बोलते हैं ना सोशल मीडिया में जो लोग भड़काने वाली ट्वीट करते हैं। अब अजीब बात है कि इसमें ट्विटर को भी पहल करना चाहिए था, क्योंकि ये भड़का वाली बात हो रहा है। दोनों मुख्यमंत्री के जो संविधान का पद में बैठे हुए लोग हैं, ये तो नहीं, तो मुझे दुख से बोलना पड़ेगा कि ये संविधान में बैठने का तब तो इसके बारे में संदेह जगता है कि ऐसे लोग अगर ऐसे भड़काएंगे अपना लोगों को, तो जनता, भारत के बाकी प्रदेश का जनता कैसे भरोसा है? पता नहीं बाद में कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर अगर ऐसे पहल करना शुरू करे, ये तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अकू जी, आप, एक बड़ा गंभीर मसला है। मैं बोल रहा हूँ देश के लिए खतरा है, इसका आंतरिक सुरक्षा का खतरा है। इसके लिए सोचना चाहिए। क्यों नहीं थोड़ा सा ज्यादा चर्चा क्यों नेशनल मीडिया में कम हो रहा है? जितना हो रहा है, थोड़ा चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। बाकी दूसरा बाकी विजिट किसी का और पॉलिटिशियन का, इसके लेके हम लोग ज्यादा भर। चलिए हर्षवर्धन जी, एक चीज बताइए आप, जिस राज्यों से चाहे लवलीना की बात हो खेल में, चाहे मीरा की बात हो, इस समय वो जश्न बनना चाहिए इन राज्यों में, वहां पर इस समय बिल्कुल तलवारें खींची पड़ी हुई है। कि आपको क्या लगता है कि क्या इस समय एक सरकार के लेवल पे तो जो काम होना ही चाहिए वो हो ही, सामाजिक स्तर पे भी क्या क्या हो सकता है ताकि इन राज्यों की जनता आपस में थोड़ा सा जो सौहार्द बढ़ाने की दिशा में काम हो सके? अकु जी, ये मुझे लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण है अभी के समय में। और एक चीज मैं जो गौतम दा ने अभी कहा उसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर दूं। उन्होंने कहा ना कि ट्विटर पे ये तो जितनी भी चीजें थी जो असम के सीएम ने की या मिजोरम के सीएम ने की, और जब वो कर रहे हैं तो फिर पूरी जमात दोनों तरफ से आ गई, उनके पीछे भीड़, उनके समर्थक, उनके लोग, वो सब आ गए हैं जो हमारा मुख्यमंत्री बड़ा एकदम कहे कि मजबूत वाला है, ऐसा बबरू वहां है। जब ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ्लैग कर दिया, मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया, जब भारत में भारत सरकार के मंत्री सत्ताधारी दल के प्रवक्ता के ट्वीट को फ्लैग कर दिया जिसमें कोई अभी कुछ जानकारी नहीं है कि क्या है, जो टूल किट वाला मसला था। हाँ, टूल किट, रविशंकर प्रसाद वाले को, जो ये आईटी मिनिस्टर को और आईटी कमेटी को, आप देखिए आईटी पार्लियामेंट्री कमेटी में पेगासस पे बवाल हो रहा है शशि थरूर और भाजपा के सांसदों के बीच में। लेकिन इतना बड़ा मसला है, ट्विटर को स्पेस दे दिया जा रहा है। दरअसल भारतीय समाज में जब मुख्यमंत्री नहीं ठीक रहेंगे तो आप ट्विटर से कैसे उम्मीद करेंगे? और ट्विटर के ऊपर तो इस समय बड़ी कार्रवाई की जरूरत इस आधार पर भी है, और इसमें सभी दलों को एक साथ होना चाहिए।
लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति उस जगह पहुंच गई है जहां सभी को, चाहे मोदी के समर्थक हो या विरोधी हो, दोनों को लगता है कि यही वो वक्त है जिसको कहते हैं ना कि मेक और ब्रेक का टाइम है ये। उस मेक और ब्रेक के चक्कर में भारत के हित की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, किसी भी तरह का मसला हो, उसमें राजनीति कहां तक गिरती है, इसका उदाहरण अभी सोशल मीडिया पर दिख रहा है। और एक और मैं ट्वीट आपको बताता हूं, अभी ये युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वीवी श्रीनिवास, इन्होंने ट्वीट किया। इनका ट्वीट है, मिजोरम पुलिस किल्ड आसाम पुलिस, आसाम सीएम स्प्रेड हेट्रेड ऑन सोशल मीडिया एंड इन हिज स्टेटमेंट्स एंड इशूड ट्रेवल एडवाइजरी आस्किंग पीपल नॉट टू ट्रेवल टू मिजोरम। मिजोरम पुलिस फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट हेट मॉन्गर सीएम हिमंता विश्व शर्मा। थैंक यू मोदी जी फॉर दिस अचीवमेंट ऑफ 70 ईयर्स। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वहीं जा रहा है जो मैंने आपको कहा था कि ये होगा, और अभी मैं चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि ये हो ही गया, इससे बच नहीं पाए। पिछले 7 सालों में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले नहीं होता था, लेकिन सोचिए कि जिस असम से 10 वर्षों तक राज्यसभा सदस्य देश के प्रधानमंत्री रहे और वहां की किसी भी एक समस्या को सुलझा नहीं पाए, इसको अंडरलाइन करके दर्शकों को सुनना चाहिए और तथ्य खोजना चाहिए। 10 वर्षों तक असम से रहे, वो प्रधानमंत्री रहे, राज्यसभा से असम का प्रतिनिधित्व करते थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और कोई भी समस्या नहीं सुलझी, डेवलपमेंट के किसी भी इंडिकेटर पर वहां काम नहीं हुआ। अभी वो सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन ये एक मसला ऐसा है जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बचपने ने अपने आप को एक बहुत महान बड़ा घोषित करने में ये गलती की है। जो सोशल पैरामीटर्स पर, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, 2 काम उनको करना चाहिए। एक तो एक उनको पता होना चाहिए कि भारत में अगर हम क्षेत्र के लिहाज से देखेंगे तो हम पूर्वोत्तर कहते हैं, तो आपको समझना है कि आप सब की भले अपने अपने घर में पहचान अलग हो, लेकिन साझा पहचान वही है। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है कि जो लोग, ये बड़े लोग हैं जिनको मैं मीराबाई चानू का आपने लिया, मैरी कॉम का नाम लिया, लवलीना का नाम लिया, दूसरे जो मिजोरम के खिलाड़ी हैं, इन सब को राजनीति से अलग हटकर कहना चाहिए कि हमारा ये वक्त है, इस वक्त प्रेरित होना चाहिए नौजवान, इनसे प्रेरित हो कि हम अच्छे खिलाड़ी बनेंगे या अच्छे रेबेलियन बनेंगे, इंसर्जेंट बनेंगे, ये समझना चाहिए। इसकी कैंपेन तुरंत चलाने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि ये एक तरीका है जिससे दोनों राज्यों के बीच में जो डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट, वो आपस में खत्म हो, ट्रस्ट डेफिसिट खत्म हो और भरोसा फिर से लौटे। क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि चीन ने किया, अमेरिका ने किया, तो ये तो सबसे आसान तरीका, और वो करेंगे ही करेंगे। अगर दूसरा कोई देश कमजोर हो रहा है, उसके भीतर कोई मुश्किल है, तो दूसरा जो विरोधी देश है, दुश्मन देश है, वो करता ही है। और चीन तो इसी के लिए जाना जाता है दुनिया भर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि चीन तो इसी के लिए देश जाना जाता है, और बाहरी देश आपको परेशान करने के लिए है ही। मैं अक्सर इस्तेमाल एक फ्रेज करता हूं, दे आर पेड फॉर दिस। आप ये मान के ही चले कि वो आपको परेशान करेंगे, और आपका काम है बचना, आपके मुख्यमंत्रियों का काम है बचना। आपके मुख्यमंत्री इस जोश में नहीं आए, वो कि मोहल्ले की लड़ाई नहीं हो रही है कि आप इधर से नहीं निकलोगे, आप उधर से नहीं निकलो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये सुझाव अब इसमें तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनकी साख पे भी सवाल उठाया जाएगा, आज नहीं कल लोग उठाएंगे। अभी जैसे नेताओं ने उठाना शुरू कर दिए हैं, धन्यवाद करना शुरू कर दिया, ये बहुत ही अजीबोगरीब और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये उनके लिए भी है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या के लिए प्रभावी बड़े कदम उठाए जाएंगे, और हमें ऐसी भी उम्मीद करनी चाहिए ये समस्या हल भी हो जाएगी। और दोनों लोगों को सार्वजनिक रूप से मुझे लगता है माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा, दोनों मुख्यमंत्रियों को माफी मांगनी चाहिए कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, हमने किया, हमने गलती की है, इसलिए हमें माफ कीजिए, और देश से माफी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत आभार दादा आपका और हर्षवर्धन जी आपका, जो इस गंभीर मुद्दे पर आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बात करने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया।